करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया हुमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता है। इस बीमारी को ADHD भी कहा जाता है और इस तरह का जो मानसिक विकार है जो हर व्यवहार में बदलाव करता है, इस विकार से प्रभावित लोग अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं रख पाते हैं और कहीं अधिक समय तक वो बैठे रहने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। ADHD कई तरह समस्या का समावेश होता है जो व्यवहार को प्रभावित भी करता है। आमतौर पर ये विकार बच्चों में, किशोरों और वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चों में विकार को कम करने के लिए कुछ थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है ताकि व्यवहार को सही करने में मदद हो सके। अध्ययनों के मुताबिक भारत में लगभग 1.6% से 12% तक बच्चों में ADHD की समस्या पाई जाती है। ADHD की समस्या से परिवारों में अधिक बिगड़ जाती है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता है और यहां बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ADHD की समस्या ज्यादातर प्री स्कूल या KG कक्षाओं के बच्चों में होती है। कुछ बच्चों में किशोर अवस्था की शुरुआत में स्थिति खराब हो सकती है, ये वयस्कों में भी हो सकती है। ADHD का ट्रीटमेंट मेडिसिन, साइकोथेरेपी, एजुकेशन या ट्रेनिंग से भी किया जा सकता है। ये तो थी ADHD से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ADHD के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हैं। आप बतौर सहायक प्रोफेसर और प्रमुख बाल रोग विभाग उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आपको करीब 13 साल का टीचिंग का अनुभव है। बाल रोग के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव ने कई पुस्तकें और रिसर्च पेपर्स भी लिखी हैं। आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। ये तो था डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव का संक्षिप्त में परिचय। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और ADHD का इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप फोन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो आज काफी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो होने वाला है। आप दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जो भी अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आपके बच्चों में भी कुछ इस तरह के लक्षण हैं तो जरूर कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज सबसे पहले डॉक्टर मयंक, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ADHD यानी जो हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो होता क्या है दरअसल? धन्यवाद पूजा जी और APN न्यूज को भी धन्यवाद मेरे को अपने स्टेज पे बताने के लिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये लेने के लिए इसलिए नहीं, आपने अभी जैसे कि बताया है कि ADHD जो है हमारे भारतवर्ष में 1.6 से 12.2% तक चिल्ड्रन में मिलता है, बच्चों में मिलता है और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये 6 से 7% में बच्चों में मिला। लेकिन ये फिगर 12.2% की आपको दिख रही है, ये केवल ADHD के केसेस की है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स कंसर्न लेके आते हैं कि हमारे बच्चे को ADHD से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। तो देखा जाए तो ये बड़ा तबका है, हमेशा जो है ये कंसर्ननेस रहती है कि कहीं हमारा बच्चा ADHD से पीड़ित। इवन स्कूल के अंदर ये कई बार कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा जो है अटेंटिव नहीं है, ये सब परेशानी आती है। तो उसमें से फिर हम स्ट्रिक्ट करते करते जो है कुछ यही जो 1.12% केस आते हैं ये तो आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको सारे केसेस को भी जो कि बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ADHD नहीं है, उनको भी हमको देखना रहता है। तो इसका जैसे आपने नाम बताया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो हम इसको अगर समझना चाहें तो ये एक तरह से हिंदी में अगर समझे तो ध्यान अभाव व अति सक्रियता, कंसंट्रेशन की कमी
और ज्यादा एक्टिविटी होना, ठीक है। तो अति वैसे हर चीज की खराब होती है, और हम देखेंगे कि जैसे छोटा बच्चा बिस्तर में पड़ा रहता है, उसको हम कोई खिलौना देंगे, कुछ देंगे, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, इधर उधर मूव करता है जी। और बच्चा बड़ा होने पे टॉडलर एज ग्रुप में जैसे आता है 2-3 साल में, तो उसे कोई भी चीज चमक रही है या कोई नई चीज दिख रही है, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसको बिठा करके लिखाना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे, तो वो इधर उधर थोड़ी देर तक बैठ वो खेलना चाहेगा। तो ये चीज एक एज के बाद जनरली मान के चलिए कि 5 साल के बाद ये चीज नहीं रहती है। तो बच्चा जैसे प्ले स्कूल में हम देखते हैं, फिर अटेंशन की आवश्यकता होती है। अब अटेंशन या एकाग्रता, जैसे अर्जुन वाली आपको स्टोरी आपको ध्यान होगी कि बोला गया था कि फोकस करिए। तो कभी भी पढ़ाई या ह्यूमन फैकल्टीज जो आज की डेट में है, वो जितना भी हम ब्रेन से रिलेटेड काम करते हैं, वो फोकस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और अगर ये फोकस ना मिले, तब उस स्थिति में आप कभी भी प्रॉपर्ली पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो अटेंशन की इम्पोर्टेंस जो होती है 5 इयर्स के बाद ज्यादा आती है, जब बच्चा स्कूल में जाता है जी। अब एक बहुत बड़े विचार है, आपको ध्यान हो 17th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में जान लिखा है, आर्ट ऑफ ट्रू मेमोरी इज द आर्ट ऑफ मीन्स अगर आप अटेंटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी मेमोरी का भी यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जी, जी। तो इसमें एक शब्द में अगर हम समझे, तो जो बच्चा अब क्लास में शांति से बैठ नहीं पाता है, एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाता है, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता, ये चीजें जो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताई है कि बच्चों में ये बीमारी कितनी प्रचलित है और ये कितनी उम्र वाले बच्चे जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। जैसे आपने कहा कि 5 साल तक के बच्चे भी जो हैं इसके इफेक्ट में आ सकते हैं, उनको भी ये जो बीमारी है वो हो सकती है। नहीं, मेरा ये कहना था कि 5 साल तक के बच्चों में नॉर्मल होता है। एक्चुअली ना देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये चीजें एक्सपेक्टेड है कि बच्चे को हम बैठा के पढ़ाना चाहेंगे, तो वो टेंशन नहीं होगा, इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, ये हल्का फुल्का जो है वो खेलने की इच्छा रहती है उसकी। हाँ, अगर 6 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर ये स्पेशली ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तब बहुत ज्यादा मान के चलते हैं कि उसके अंदर चांस इसकी हो सकती है। एक और इसका क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट 2 सेटअप से। ऐसा नहीं कि घर में, कई बार घर में बच्चे चंचलता करते लेकिन ठीक से पढ़ लेते हैं, तो हमारा एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि ये चीजें एटलीस्ट 2 सेटअप में मिले, घर में, स्कूल में या बाहर, जैसे बच्चा खेलने जाता है कहीं वहां पे, तो 2 सेटअप एटलीस्ट होने चाहिए। केवल घर में करता है, केवल स्कूल में करता है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि कोई घर हो सकता है पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है इस वजह से कर रहा है, तो वो एडीएचडी में नहीं आएगा, या केवल स्कूल में है तो भी एडीएचडी। 2 या 2 से ज्यादा सेटअप में ये लक्षण साइन सिम्टम्स अगर मिलते हैं, तभी हम उसको एडीएचडी से लेबल करेंगे। प्लस इसका एक ये भी होता है कि ये 6 महीने से ऊपर जो है ये सिम्टम्स अगर कभी कदार तो देखिए किसी भी बच्चे के साथ इश्यू हो सकता है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली ये चीजें रहती हैं, 6 महीने से ऊपर लगातार बन रहा है ये मैटर। और एक और थर्ड क्राइटेरिया पीस में जुड़ता है जाकर के कि वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि स्कूलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, फैमिली में उसकी केयर लुकआफ्टर में प्रॉब्लम होती है, और सोशल बिहेवियर यानी बच्चा अपना स्कूल में अपने बच्चों के साथ खेलना चाहे तो वो खेलेगा नहीं, या दूसरों के जैसे खिलौने हैं वो छीन लेगा, या फिर डोमिनेट करना चाहेगा। तो मतलब ये 2 से ज्यादा सेटिंग्स होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए और प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। प्लस कुछ सिम्टम्स की लिस्ट है कि कुछ ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जैसे डिसऑर्डर आपने बोला है, तो इसमें कुछ बच्चे प्रेडोमिनेटली इन अटेंशन के। हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं ADHD से पीड़ित बच्चों की और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। क्या सवाल है आपका? सिकंदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं ईश्वर चंद जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो मतलब 3 साल के बाद तो उसका जैसे कोई जरा कोई बोल ही नहीं सका, पर एक्सप्रेशन ही नहीं कर पा रहा। थोड़ा थोड़ा जो होम्योपैथ की दवाई वगैरह दी थी उससे कुछ वो अपना वर्किंग तो है उसका, खेलता है, जो भी हम कहते हैं वो करता है, लेकिन अपने तरफ से कोई एक्सप्रेशन नहीं है उससे, एक्सप्रेशंस नहीं है। हाँ,
एक्सप्रेशन नहीं है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, या कुछ भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मयंक, क्या ये बीमारी है और कैसे इलाज संभव है? शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 साल का इनका बच्चा हो गया है और एक्सप्रेशन नहीं है उसके फेस पे या उसमें। अगर ये कुछ ऐसा बता रहे हैं तो ये ADHD ना होकर के ये दूसरी डिसऑर्डर होता है, इसको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें कि ऑटिज्म भी आता है। तो लेकिन ये कि केवल इतने सिम्टम्स से केवल उसको लेबल करना मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक जो ये परेशानी बता रहे हैं वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की लग रही है, ADHD नहीं है, ये दूसरे तरह का डिसऑर्डर है। तो इसका पहले प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और फिर इसका उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होगा। यदि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इसका साइकोथेरेपी और स्कूलिंग के अंदर स्पेशल एडेप्टेशन, स्पेशल स्कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो फिर इन बच्चों को आपने 3 साल की एज में अगर ये पकड़ लिया है ये परेशानी, तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर जितनी जल्दी हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं बच्चे की रिकवरी उतनी बेटर होने की चांस है। तो आप अपने किसी नजदीकी बाल रोग विशेषज्ञ से कॉन्टैक्ट करें, इसमें ASD के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रूल आउट होना जरूरी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब डॉक्टर मयंक, बच्चों के अलावा जो वयस्क हैं क्या वो भी इससे पीड़ित होते हैं? उनमें क्या कुछ लक्षण दिखते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जनरली हम लोग ADHD को केवल चाइल्डहुड से लिंक कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक डायनेमिक डिजीज है एज के अकॉर्डिंग। ये स्टार्ट तो होती है क्योंकि देखिए मैंने बताया आपने जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और मैंने आपको कोट करा था उसमें ये बताया था कि ये मेमोरी अटेंशन की खेल है। तो जब तक बच्चे को मेमोरी और अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है तब तक इस डिजीज का पता ही नहीं चलता। आवश्यकता जब पड़ती है वो कब पड़ती है? जब वो स्कूल में जाता है, तो वहां पे उसको फोकस की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे पहले रिवील होता है स्कूलिंग में, जिस समय बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये चीजें जब स्कूल में बढ़ता है, टेंशन का, मेमोरी का यूज ज्यादा होता है, तब ये बढ़ता चला जाता है। अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो कई बार बच्चों के अंदर डिप्रेशन और उसके अलावा सुसाइडल टेंडेंसीज और फिर आपको आश्चर्य होगा कि 30 to 50% केसेस के अंदर ये एडल्ट टू एडोलेसेंस और फिर एडल्ट तक ये चला जाता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है एडोलेसेंस और फिर एडल्टहुड में, तो उसके अंदर कुछ कंट्रोल बेटर अपनी फीलिंग पे आने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स जो है थोड़े से सबसाइड होने शुरू हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जिन फैमिलीज के अंदर ऐसे बच्चे PhD से जो है उनको डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, उसका क्योंकि साइकोथेरेपी बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे पे स्कूल से भी प्रेशर होता है कि सही से परफॉर्मेंस नहीं है, और उसके बाद घर में भी उस पर प्रेशर होता है। तो कई बार ऐसे बच्चे जो हैं फिर वो कई तरह के नेगेटिव उसमें एडिक्शन में, जैसे ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, सेक्सुअल वायलेंस में आगे चल के एडोलेसेंट एज में चले जाते हैं। और कई केसेस में देखा गया है कि एडल्ट में जो इस तरह के क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली हैं केस ADHD के। ये कहिए कि जो बचपन से ADHD चल रहा था उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 30-40% केसेस जो हैं ADHD के वो एडल्टहुड में भी चले जाते हैं। अगर हम बात करें ADHD पीड़ित बच्चों की, तो उनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। अगर हम उनके लक्षणों को, उनकी इस बीमारी को पहचान भी रहे हैं, तो हम मैनेज उन सबको कैसे करें? देखिए, मैनेजमेंट का जितने भी ये ADHD में जितने भी बच्चों के साथ अभी पेशेंट का आया था आपके सामने ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अर्ली रिकॉग्निशन। क्योंकि हमारा ब्रेन का ग्रोथ फर्स्ट 5 ईयर्स में होता है, तो हम लोग जितनी जल्दी इन डिसऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे उतनी जल्दी हम मैनेज करेंगे और उतने ही जल्दी ये केसेस बेटर होने की चांस है। ADHD अपने आप में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऐसा नहीं है, लेकिन ये सोशल एडेप्टेशन वगैरह में प्रॉब्लम होने की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकती है इवन पेरेंट्स के लिए। तो इसको पहला स्टेप है अर्ली रिकॉग्निशन। जी। फिर मेजर इसका पार्ट मैनेजमेंट का आता है, वो है बिहेवियरल थेरेपी का। चाइल्ड बच्चे के लिए नहीं, ये उसके पेरेंट्स के लिए, उसके इर्द गिर्द जो गार्जियंस है उसके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक आता है स्कूल में।
टीचर्स को भी गाइड करना पड़ता है। अब जैसे छोटी छोटी चेंजेस हैं, क्योंकि ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट जल्दी जाते हैं। अब बच्चा अगर पीछे की रो में बैठेगा क्लास में, तो वो जरूर अपनी कुर्सी से उधर जाएगा, टीचर से डांट खाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो टीचर्स को आपको समझाना पड़ेगा कि ये कोई मेंटली चैलेंज चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये स्पेशल इनका मैनेजमेंट चाहिए, और बहुत बड़ा स्पेशल मैनेजमेंट नहीं, जैसे आप सिंपल उसको फर्स्ट रो में बैठाइए, उसको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। उसके ये बच्चे जो है ज्यादा देर अटेंशन नहीं मेंटेन करते हैं, तो टीचर्स को ये बताना पड़ेगा कि टीचर कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज वो कर ले, तो फिर उसको किसी बहाने से चाहे पानी पी के आ जाए या कुछ चाय आ जाए, इनिशियल स्टेज में उसको इस तरह का रिलैक्स करने की कोशिश करें। ऐसे ही घर के एटमॉस्फेयर में भी आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई जैसे वो बच्चा जो है बैठ के नहीं कर पा रहा है, तो आप बहुत सारे प्रश्न दे के आप पहले उसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप 2 क्वेश्चन करिए फिर उसके बाद आप खेल के आ जाइए, या आप जो है आपको थोड़ी देर के लिए बाहर खेल के आ जाइए। तो आप ग्रेजुअली इस तरह से अटेंशन को छोटे छोटे वर्क लीजिए और फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए, और इसके साथ तो वो छोटे छोटे वर्क जैसे ऐसे करे तो उसको रिवार्ड भी दीजिए। रिवार्ड में आप ध्यान रखिए, रिवार्ड में कभी ऐसा रिवार्ड नहीं देना चाहिए कि मिठाई दे दिया या चॉकलेट दे दी, इस तरह की रीइंफोर्समेंट नहीं करके आपको जैसे उसको मत अच्छे से करे या उस करने इस तरह की रीइंफोर्समेंट करें। बिल्कुल, यानी कि पूरा हमें उसके बिहेव में खुद भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके मुताबिक हमको ढालना पड़ेगा खुद को, तभी जो है हम ऐसे स्पेशल जो बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको अच्छा जो जीवन है, अच्छी जो लाइफस्टाइल है वो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मयंक, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बीमारी थी ADHD पीड़ित बच्चों की, उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही, रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।